हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो आइए हम वैद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के विषय में डिस्कस करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज को रिप्रेजेंट करने की अगणितीय अवधारणा फैराडे ने प्रस्तुत किया और फैराडे ने इसको अगणितीय अवधारणा में इसका चित्रमय निरूपण प्रस्तुत किया और इस चित्रमय निरूपण में इन्हें सरल रेखाओं या वक्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इन सरल रेखाओं या वक्रों को हम लोग वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स रेखाएं कहते हैं। तो इसकी अगणितीय अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? फैराडे ने। अगणितीय अवधारणा फैराडे ने प्रस्तुत किया और इसमें हम काल्पनिक रेखाओं की सहायता से वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं और इन रेखाओं को हम लोग वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा उस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को प्रस्तुत करती है। तो आइए इसको एक बार लिखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र हैं। काल्पनिक वक्र हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा उस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं
बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को प्रस्तुत करती है। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहाँ पर एकांक क्षेत्रफल से ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, अर्थात वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। और जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी वहाँ पर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम होगी, अर्थात वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्षीण होगा। तो वैद्युत क्षेत्र के गुण आइए हम डिस्कस करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के गुण, वैद्युत क्षेत्र के गुण। तो पहली चीज, हम एक धनावेश लेते हैं और एक ऋणावेश लेते हैं। तो एक धनावेश ले लेते हैं, इसकी बल रेखाएं खींचते हैं। तो धनावेश की कारण बल रेखाएं खींचने के लिए आप यहाँ पर परीक्षण आवेश को इसके पास लाइए, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दीजिए गति करने के लिए। जिस तरफ एक गति करता है उसी पर आप लाइन खींच दीजिए, वही लाइंस वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करेगी। तो धनावेश के कारण जब हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो कोई भी परीक्षण आवेश यहाँ रख देंगे। तो चूँकि परीक्षण आवेश मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि वह सूक्ष्म धनावेश होता है, तो ये प्रतिकर्षण के कारण अनंत की तरफ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी आप खींच सकते हैं रेखाएं। और अगर ऋणावेश बनाते हैं, आपका ये ऋणावेश है, तो परीक्षण आवेश हमेशा इसकी तरफ दिष्ट होगा, अनंत से ऋणावेश की तरफ लाइन खींचना है। तो पहला गुण तो ये है कि एकल धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती हैं, जबकि एकल ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो पहला गुण क्या है? एकल धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती हैं, जबकि एकल ऋणावेश के कारण बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा, अगर मैं धनावेश और ऋणावेश का एक संयुक्त धनावेश ऋणावेश लेता हूँ तो देखिए क्या हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने एक धनावेश लिया और एक ऋणावेश लिया, तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं स्टार्ट होंगी, वो जाके ऋणावेश पर इस तरह से समाप्त होंगी। इस तरह से प्राप्त होती हैं रेखाएं।
कहने का मतलब ये लचकदार डोरी की भांति व्यवहार कर रही हैं, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति है। और अगर लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आकर्षण को। अगर मैं एक प्लस ले लेता हूँ, यहाँ भी एक प्लस ले लेता हूँ, तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आरंभ होंगी, इस तरह से प्रतिकर्षित हो जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं तथा लंबाई के लंबवत दूर हटने की प्रवृत्ति रखती हैं। संयुक्त धनावेश तथा ऋणावेश के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की तथा लंबाई के लंबवत दूर हटने की प्रवृत्ति रखती हैं। ये शो करता है कि अगर लंबाई के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सिकुड़ रही हैं तो इसका मतलब वहाँ आकर्षण हो रहा है, अगर लंबाई के लंबवत फैल रही हैं तो इसका मतलब वहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, अन्यथा कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। चौथी चीज, अगर बल रेखाएं पास पास हैं तो वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और अगर बल रेखाएं दूर दूर हैं तो वैद्युत क्षेत्र क्षीण होगा। और अगर किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ हों तो इसका मतलब वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल तथा जहाँ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं
वहाँ वैद्युत क्षेत्र क्षीण होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर दो सजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहें तो बीच में उदासीन बिंदु पाया जाएगा। ऐसे एक धनावेश ये है और यहाँ पर एक धनावेश मिलता है, तो बीच में एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहाँ पर आप परीक्षण आवेश अगर रख देंगे तो वह किसी भी तरफ गति नहीं करेगा। Q1 Q2, अगर Q1 से R1 दूरी पर वो बिंदु है, N लिख देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु, उदासीन। सजातीय आवेशों के बीच में उदासीन बिंदु मिलता है। और कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और इसकी वजह से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र परिमाण में तो समान होनी चाहिए परंतु दिशा में विपरीत होना चाहिए। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 स्क्वायर, इसका हो जाएगा। और इसी तरह से इसकी वजह से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र परिमाण में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 स्क्वायर होगी। चूँकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन है इसलिए उसको हटा देते हैं। तो उदासीन बिंदु पर आपको इस तरह से फार्मूला मिल जाएगी, Q1/R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2/R2 स्क्वायर। एक और चीज़, जहाँ पर आवेश का परिमाण ज़्यादा होगा वहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी। मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती है। अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कहीं ज़्यादा है, मान लीजिए कि कहीं पर 2Q आवेश आपने प्रदर्शित किया और कहीं पर Q प्रदर्शित किया, तो 2Q से अगर Q से आपने 4 रेखाएं निकाली, 4 रेखाएं प्रदर्शित किया, तो 2Q से 8 रेखाएं प्रदर्शित करनी पड़ेंगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वो आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं वैद्युत फ्लक्स के विषय में। देखिए, फ्लक्स का तात्पर्य होता है किसी चीज़ का बहना, रेट ऑफ फ्लो। फ्लक्स का मतलब है एक तरह से रेट ऑफ फ्लो। तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब है, अगर उससे एक तात्पर्य निकालते हैं, इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रवाह होगा। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हम इस प्रकार से देते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स होती है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। तो इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं।
तो ये देखा गया कि फाई ई का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण पर निर्भर करता है, पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और ई वेक्टर मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच बने कोण की कोज्या पर निर्भर करता है। तो फाई का मान, फाई ई का मान वैद्युत क्षेत्र दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस, और ई वेक्टर और यस वेक्टर के बीच बने कोण की कोज्या, ई वेक्टर और यस वेक्टर के बीच के कोण की कोज्या मतलब कास थीटा। इन तीन चीज़ों पर ये निर्भर करता है। इसको हम यूनाइट कर देंगे तो हमको मिलता है फाई ई बराबर ई एस कास थीटा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट यस वेक्टर। आइए इसको एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पृष्ठ है और इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गुजर रही हैं। मान लीजिए कि जो यस वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश और ई वेक्टर इस तरह से है और दोनों के बीच में कोण थीटा है। तो देखा गया कि जो फ्लक्स है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण, क्षेत्रफल सदिश और दोनों के बीच बने कोण की कोज्या पर, या आपका क्षेत्रफल का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा से झुकाव पर निर्भर करता है। इसको वेक्टर रूप में हम इस तरह से लिख दिए हैं। अगर हमारे पास एक पृष्ठ है जिसको हम छोटे छोटे, देखिए इसको हम अगर किसी बंद पृष्ठ के लिए निकालेंगे फ्लक्स कितना गुजर रहा है बंद पृष्ठ से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने मान लीजिए कि एक ये पृष्ठ लिया, ये बंद पृष्ठ नहीं है, यस लिख दिया मैंने इसको, और इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में मैंने रखा है। अब इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मुझे इसकी सहायता से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे ढेर सारे पृष्ठ कंसीडर करेंगे और उनसे होके गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे और फिर हम उन सबको जोड़ देंगे तो हमको इस पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को गणितीय रूप में, जब पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत छोटा छोटा है तो जब हम इसे गणितीय रूप में करते हैं तो सारे छोटे छोटे क्षेत्र से गुजरने वाले फ्लक्स को जोड़ने की जगह पर हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, देखिए ये छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रफल हैं, सबसे गुजरने वाला फ्लक्स आप इस तरह से निकालेंगे और सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ने पर समेशन की साइन की जगह हम लोग यहाँ पर एक ये साइन इस्तेमाल करते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, और इसको हम बोलते हैं पृष्ठ समाकलन। इसको हम क्या बोलते हैं,
पृष्ठ समाकलन। तो जब हमें किसी पृष्ठ पर निकालना होता है तो हम पहले छोटे छोटे पृष्ठों पर गुजरने, उसको छोटे छोटे पृष्ठों में बांट देते हैं, उनसे गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं और उनको फिर ऐड कर देते हैं, और उसकी जगह हम सारे लोगों को, सारे फ्लक्स को ऐड करने पर हमको जो मिलता है वो फाई इज इक्वल टू पृष्ठ समाकलन वैद्युत, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का वैद्युत समाकलन, सॉरी किसी छोटे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का पृष्ठ समाकलन कर देते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पृष्ठ बंद हो, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? अगर पृष्ठ बंद है तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ये ऐसे ही बनाएंगे ई वेक्टर डॉट डी एस, और यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल इंडिकेट करता है बंद पृष्ठ समाकलन। तो वैद्युत फ्लक्स का बंद पृष्ठ समाकलन उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के मान के बराबर होता है। वैद्युत फ्लक्स का बंद पृष्ठ समाकलन उस पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स के मान के बराबर होता है। ये एक गणितीय अवधारणा है। इस तरह से हमें आगे किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो हमको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमारे पास क्यूब है, जैसे ये डस्टर, इससे गुजरने वाला फ्लक्स हमें निकालना है। तो देखिए 1 2 3, इस तरफ 4, इधर 5, ये 6 पृष्ठ हैं। तो हम एक एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस तरह से ज्ञात करेंगे और उसके बाद सभी को जोड़ देंगे तो हमको किससे मिल जाएगा? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। तो आइए, चूंकि वैद्युत फ्लक्स एक नई राशि है तो हम इसके एसआई मात्रक और इसका विमीय सूत्र निकालते हैं और देखते हैं कि फ्लक्स का मान किस प्रकार से धनात्मक, ऋणात्मक या किस तरह से जीरो हो सकता है, कहाँ पर। तो अभी हमने लिखा फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एक समीकरण मैंने लिखा था। इसी को आप प्रसारित कर देंगे, इसको शायद 2 लिखा गया था। फाई इज इक्वल टू ई एस कास थीटा, इसे इक्वेशन 1 लिखा गया था। तो चलिए हम जरा इसका एसआई मात्रक निकालते हैं। तो फ्लक्स का एसआई मात्रक का एसआई मात्रक बराबर, वैद्युत क्षेत्र का आप जानते हैं न्यूटन पर कूलाम होता है और यस पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा डायमेंशनलेस होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे न्यूटन पर कूलाम और यहाँ क्या बनाएंगे? मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। और फाई का विमीय सूत्र, फाई का विमीय सूत्र आप बल का जानते हैं, mL/-2 मीटर स्क्वायर माने L2, कूलाम स्क्वायर है तो AT स्क्वायर कर देते हैं। इसे सॉल्व कर लीजिए, L3 2 पावर है, ऊपर जाएगी -2 और हो जाएगी, पावर -4 हो गई, A-2। तो ये वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक हो गया। mL3T-4 A-2, चेक कर लीजिए, mL3 T-4 A-2। अब आइए कास थीटा पर जरा देखें। कास थीटा की वैल्यू चूंकि -1 से +1
के बीच में वेरी करती है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो माइनस ई एस से प्लस ई एस के बीच में वेरी करेगा। अगर हम कहें कि थीटा की वैल्यू 90 अंश है, 90 अंश है, तो कास थीटा कितना होगा 0। अब आप इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 से फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। इसका क्या मतलब है, जैसे ये मेरे पास एक डस्टर है, ये करा थीटा बराबर 90 अंश, तो थीटा किसके किसके बीच में, ई वेक्टर और यस वेक्टर के बीच में। तो मान लीजिए कि ये ई वेक्टर है, देखिए इस पृष्ठ की मैं बात करता हूँ, तो मान लीजिए कि ये ई वेक्टर है, तो यस वेक्टर भी इसी दिशा में, सॉरी विद्युत क्षेत्र मान लीजिए इस तरह से गुजर रहा है, ऐसे 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 गुजर रहा है, और क्षेत्र इस पृष्ठ की अगर बात करते हैं तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे बाहर की तरफ होगा, तो दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा 90 अंश। इसका मतलब कि अगर किसी पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र पास हो रहा है, अर्थात पृष्ठ क्षेत्रफल और ई वेक्टर के बीच में 90 अंश का कोण है, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा 0। ये पृष्ठ है, ये वाला विद्युत क्षेत्र इसके समांतर गुजर रहा है, तो क्षेत्रफल सदिश जब आप ड्रा करते हैं तो हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ ड्रा किया जाता है। तो इधर ड्रा करेंगे, ई वेक्टर इधर होगा, दोनों के बीच में 90 अंश का कोण होगा, तो आप कहेंगे cos 90 0 है, और इस वजह से फाई इज इक्वल टू 0। इसको अगर शब्दों में कहेंगे तो किसी भी पृष्ठ के समांतर अगर वैद्युत क्षेत्र गुजर रही है तो उससे उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। आइए थीटा बराबर 0 रखते हैं, तो कास 0 बराबर कितना हो जाएगा, कास थीटा बराबर 1 हो जाएगा। समीकरण 1 से आप देखेंगे फाई का मान कितना हो जाएगा ई एस। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी पॉजिटिव है, थीटा बराबर 0। ये पृष्ठ है, मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र ये लंबवत ऐसे गुजर रहा है इस पृष्ठ के, और पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश भी इसके लंबवत होगा, तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान कितना होगा 0। थीटा का मान 0 होगा तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पॉजिटिव है। इसका मतलब किसी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, किसी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है। या आप यूँ कह सकते हैं कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ के लंबवत गुजर रही है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स धनात्मक होगा। इस पृष्ठ के लंबवत अगर विद्युत क्षेत्र निकल रही है या बाहर की तरफ निकल रही है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स पॉजिटिव है। इसी तरह से अगर आप थीटा की वैल्यू 180 अंश रख दें तो कास थीटा कितना हो जाएगा -1, और फाई ई इज इक्वल टू -ES हो जाएगा। अब आप सोचिए कि हमारा जो पृष्ठ है वो ये है, और विद्युत क्षेत्र इसमें इधर की तरफ आ रही है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो इस तरफ हो जाएगी और क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ होगी, तो दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा, देखिए क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इस तरफ, और विद्युत क्षेत्र किस तरफ आ रहा है, ये मेरे हाथ की तरफ अंदर, मेरी तरफ अंदर की तरफ आ रहा है, तो दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा 180 अंश। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी पृष्ठ में प्रवेश करने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, तो किसी पृष्ठ में प्रवेश करने वाले फ्लक्स को निगेटिव लेते हैं और किसी पृष्ठ से दूर जाने वाले फ्लक्स को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। आइए हम इसी को बंद पृष्ठ में बात करते हैं। बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ के लिए हमेशा अगर पृष्ठ बंद है, जैसे ये सपोज ये एक बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ खींचा जाता है। अब मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र ऐसे प्रवेश कर रही है, इस तरह से प्रवेश कर रही है, तो सोचिए इस पृष्ठ पर क्या होगा। इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तो अंदर की तरफ इधर जा रही है, और अगर क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे तो इस तरफ खींचेंगे, तो थीटा की वैल्यू हमेशा 90 अंश से ज़्यादा है, तो बंद पृष्ठ पर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो
तो कास थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है, इसका मतलब फ्लक्स निगेटिव होगा। तो बंद पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है फ्लक्स, देखिए इस पृष्ठ की, इस पे बात कर रहे हैं, इस पे फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, तो बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाले फ्लक्स को निगेटिव लेते हैं। बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाले वैद्युत फ्लक्स को निगेटिव लेते हैं। अब दूसरी चीज़ थीटा इज लेस देन 90 करूं। अभी तो मैंने इस पृष्ठ का जिक्र किया, अब आइए जरा इस पृष्ठ की बात करते हैं। अगर इस पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, इधर से अंदर प्रवेश किया, इससे निकल रहा है, तो क्षेत्रफल सदिश भी देखिए इस पर बाहर की तरफ होगी, क्षेत्रफल सदिश भी इस पर बाहर की तरफ होगी, और जो ई वेक्टर है वो भी इस तरफ है, तो दोनों के बीच में 90 अंश से कम का कोण है। तो अगर थीटा इज लेस देन 90 हुआ, एक बार फिर से देख लें, मैं इस पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, अगर वैद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा है तो क्षेत्रफल सदिश भी इसी तरफ होगा, और दोनों के बीच जो कोण बन रहा होगा वो 90 अंश से कम होगा। अगर थीटा इज लेस देन 90 तो कास थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाले फ्लक्स को धनात्मक लेते हैं। बाहर निकलने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। आइए एक हम फर्स्ट ईयर के टॉपिक को रिकॉल करते हैं, जिसको घन कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल, घन कोण, सॉलिड एंगल, इसको हम रिकॉल करते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल का मतलब होता है कि अगर मैंने एक गोला बनाया, यहाँ पर मैंने कोई एक पृष्ठ ले लिया, और इस पृष्ठ के किनारे किनारे के प्रत्येक बिंदु को हमने केंद्र से मिला दिया, और तो जो कोण बनता है एक शंकु टाइप की आकृति बनेगी, जैसे कोई पैराशूट से जंप कर रहा हो और उसकी डोरियां, पैराशूट का किनारा किनारा आप देखिए तो एक तरह का शंकु का निर्माण हो रहा है। तो इस कोण को हमने डी ओमेगा लिखा है, और इस बिंदु को ओ लिखा है, ये बिंदु पी है, और ओ पी इज इक्वल टू आर है, और ये पृष्ठ क्षेत्रफल डी एस है। तो घन कोण की परिभाषा है किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर निर्मित कोण को घन कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा इस तरह से दी जाती है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस बाई आर स्क्वायर। किसी गोले के केंद्र द्वारा उसके पृष्ठ पर गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर निर्मित कोण को घन कोण कहते हैं। अब आइए हम एक बिंदु लेते हैं O, और एक पृष्ठ हम ऐसा लेते हैं, ये पॉइंट P है, इसको मिला देते हैं, इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश को n कैप ले लेते हैं। अगेन हमारे लिए OP इज इक्वल टू R है। तो इस पृष्ठ से इस पृष्ठ के लिए घन कोण कितना होगा? तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, OP से होके गुजरने वाला एक गोला बनाते हैं, ऐसे एक गोला बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पृष्ठ है इस गोले पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए इस पृष्ठ का इस गोले पर प्रक्षेप लेंगे। तो अब इसका जब प्रक्षेप लेंगे इस गोले पर, तो इसका जो ds है, ds वेक्टर वो इधर की तरफ होगा, माने दोनों के बीच में अभी कोण कितना है, थीटा। तो जब इसका इस पर प्रक्षेप लेंगे तो ds इस तरफ आ जाएगा। इसका मतलब अगर ds इस तरफ आए तो इसको हम क्या कहेंगे, ds cos थीटा। तो इस स्थिति में d ओमेगा बराबर ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर है। ये आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं कि परिभाषा है
कि गोले का पृष्ठ उसके केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो घन कोण होगा। तो अगर कोई पृष्ठ लेते हैं और ये बिंदु P लेते हैं तो OP को मिलाने, OP से एक गोला बनाएंगे हम, OP त्रिज्या का एक गोला बनाएंगे और इसका इस पर प्रक्षेप लेंगे और ये जो कोण बनाएगा उसको घन कोण कहेंगे। तो अभी हमने इसको समझने के लिए देखिए यहाँ से ds वेक्टर इधर की तरफ आ गया है, n वेक्टर इस तरफ है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि जैसे ds वेक्टर भी इधर होना चाहिए और n कैप भी इस तरफ होना चाहिए। तो ds वेक्टर चूँकि इससे थीटा कोण पर झुका हुआ है तो ds वेक्टर इसकी तरफ जाएगा तो ds cos थीटा कोण इसका जो घटक होगा ds cos थीटा होगा। इसलिए मैंने d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा बाई r स्क्वायर कर दिया। इसको वेक्टर रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं ds वेक्टर डॉट n कैप बाई r स्क्वायर। तो कहीं पर आएगा ds वेक्टर और n वेक्टर के बीच में थीटा कोण है तो कितना घन कोण बन रहा है बिंदुओं पर, तो हम d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा बाई r स्क्वायर लिखेंगे। तो कोई गोले का पृष्ठ केंद्र पर कितना कोण, कुल कितना घन कोण बनाता है संपूर्ण गोले के पृष्ठ द्वारा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण ओमेगा इज इक्वल टू, अब देखिए इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हैं ds, ये तो छोटा पृष्ठ क्षेत्रफल ये था, पूरा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है और अपान r स्क्वायर कर देते हैं तो 4 पाई स्टेर रेडियन किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उसे केंद्र पर बना हुआ घन कोण है। तो थैंक यू स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।